ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं गैलुसाक लॉ। सो गैलुसाक लॉ इज प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप है। सो अब आप बताओ हमको कि इसमें हम कांस्टेंट क्या रखें। अगर गैलुसाक लॉ प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशनशिप है तो हम इसमें कांस्टेंट क्या रखेंगे। आपको हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि कब क्या कांस्टेंट रखेंगे। हाँ बोलिए। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है कि जब हम लोग कोई भी लॉ पढ़ेंगे तो किसका रिलेशन देख रहे हैं, कोई दो अमाउंट यूनिट का हम रिलेशन देखेंगे तो उसमें कोई 2 यूनिट्स जो है फिक्स या कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे हमको प्रेशर देखना है, टेम्परेचर देखना है, वॉल्यूम देखना है और अमाउंट देखना है। इन 4 कंडीशंस का, वेरिएबल्स का हम स्टडी करेंगे। सो किसी दो को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो कोई 2 यूनिट्स को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो इस केस में गैलुसाक के केस में हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर को हम लोग रिलेशन देखेंगे कि प्रेशर का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, और कांस्टेंट वॉल्यूम तब हो जाएगा और नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ द गैस भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। सो राइट डाउन प्लीज, एट कांस्टेंट वॉल्यूम at constant volume and fixed amount of gas, pressure is directly proportional to temperature. Pressure is directly proportional to temperature. It means P proportional T. So P equal to the KT। यहाँ पर K क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग गैलुसाक लॉ कांस्टेंट कहें। तो हमने एक बार बैल्स के लॉ में कांस्टेंट लिया था, वो भी K यूज किया था। चार्ल्स में कांस्टेंट लिया था, वहाँ भी K यूज किया था। अभी गैलुसाक में भी कांस्टेंट ले रहे हैं तो इसको भी हमने K ही यूज किया। तो अगर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है तो वहाँ पे बैल्स में K1 कर लीजिए, चार्ल्स में K2 कर लीजिए और यहाँ पर कर लीजिए K3। सो आप यहाँ पे लिख देंगे K3 इक्वल टू दी गैलुसाक लॉ कांस्टेंट। तो अगर आप P अपॉन T देखें तो क्या होगा, P अपॉन T इक्वल टू दी K3 होगा ना, P अपॉन T इक्वल टू दी K3। तो ये हो गया गैलुसाक का लॉ। अब गैलुसाक के लॉ में हमने क्या देखा, देखिए हम स्टडी कर रहे हैं, ग्राफ देखिए इसका। एक साइड में आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रेशर लेना पड़ेगा, और एक साइड में क्या लेना पड़ेगा, टेम्परेचर लेना पड़ेगा। तो इधर आपने प्रेशर ले लिया P और इस साइड में ले लिया कौन सा, टेम्परेचर ले लिया। ओके, सो देखिए प्रेशर जैसे जैसे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा किसी भी गैस का, उसका प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको ऐसे ग्राफ मिलेगा। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो और यहाँ पर T1 इज ग्रेटर दैन T2 इज ग्रेटर दैन T3 है। मतलब हाई टेम्परेचर यह सबसे अधिक है T1, तो ये सबसे अधिक टेम्परेचर, इसका सबसे अधिक हमको प्रेशर मिला है उसी टेम्परेचर पे। जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें, सो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखिए T3 का वॉल्यूम इतना आया, और इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर T2 का वॉल्यूम इतना आया, और इसी टेम्परेचर पर
इसका वॉल्यूम जो है T1 का इतना आया। तो आप देखिए कि T3 पर वॉल्यूम कम है, T2 पर वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, T1 पर वॉल्यूम सबसे प्रेशर नॉट वॉल्यूम प्रेशर सबसे ज़्यादा है। सो इसलिए हम यहाँ पे यह कह रहे हैं कि T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। तो हाई टेम्परेचर होने पर प्रेशर भी हाई होगा। इसमें हमने कांस्टेंट क्या लिया, कांस्टेंट क्या लिया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया। तो जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लेंगे तो मैंने आपको कल बताया था कि उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, याद है आपको? हाँ गुड, आइसोकोरिक ग्राफ है। तो यह ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जो आइसोकोरिक ग्राफ है। इसमें क्या कांस्टेंट है भाई, इस ग्राफ के अंदर प्रेशर को वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया गया। तो सिमिलर सा बात है, जब कभी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो गैस सिलेंडर होता है, अगर वो बंद है तो ब्लास्ट कर जाता है, सुना है ना, गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। तो गैस सिलेंडर क्यों ब्लास्ट किया भाई, क्योंकि जब टेम्परेचर उस एरिया का एटमॉस्फेयर का बढ़ा होगा तो सिलेंडर के अंदर की गैस का प्रेशर जो है बढ़ गया होगा, और प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक लिमिट ऐसी हुई होगी जिसमें वो बस्ट कर दिया होगा, क्योंकि उसके वॉल्यूम के बढ़ने की कैपेसिटी है। अब वॉल्यूम अगर और अधिक बढ़ा तो सिलेंडर ही ब्लास्ट कर जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि मान लो कि किसी घर में आग लग गया और वहाँ पे गैस सिलेंडर रखा हुआ है परंतु वो जल रहा है। जैसे सपोज करिए कि यह एक कोई सिलेंडर है, चलिए कोई सिलेंडर है और यहाँ से फ्लेम निकल रही है, ये जल रहा है। क्या ये सिलेंडर कभी ब्लास्ट कर सकता है? नहीं करेगा, ये सिलेंडर कभी भी ब्लास्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ के एटमॉस्फेयर का इसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसी रेशियो से गैस का प्रेशर बढ़ेगा, और जब गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो उतनी रेशियो से वो बाहर भी निकलेगा उसी रेशियो से, क्योंकि वहाँ ओपन है। तो इसलिए यह ब्लास्ट तो नहीं करेगा। हाँ, इसकी वजह से आग लग सकती है या दूसरे कहीं कोई सिलेंडर है वो ब्लास्ट कर सकते हैं, वो बात अलग है, पर ये ब्लास्ट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी यहाँ पे आपका जो है गैलुसाक लॉ हुआ। अब हम लोग जो है अगला अवोगाद्रो का लॉ देखेंगे, ठीक है। देखिए नोट करिए, अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ, तो अवोगाद्रो लॉ जो है यह लॉ वॉल्यूम एंड अमाउंट रिलेशन है, वॉल्यूम और अमाउंट रिलेशन है। अवोगाद्रो का लॉ जो है वॉल्यूम और अमाउंट का रिलेशन है। तो क्या फिक्स होगा, अब आप बताओ हमको, फिक्स क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हैं, उस समय हम लोग वॉल्यूम और अमाउंट का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to amount. Volume of gas means V is directly proportional to N. N मतलब amount। जैसे कोई कंटेनर है और इसमें कोई गैस भरी हुई है, तो अब यहाँ का जो प्रेशर है वो फिक्स कर दिया, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया जाए, और उस समय इसके वॉल्यूम की बात की जाए कि इसका वॉल्यूम बढ़ाना है आपको, तो उस समय वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको उसमें और अधिक गैस डालनी पड़ेगी, उसकी अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अमाउंट बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है तब, मतलब यहाँ का टेम्परेचर भी फिक्स हो और प्रेशर भी फिक्स हो। कल मैंने आपको बताया था, या पिछले वीडियो मैंने बताया था कि प्रेशर को कैसे फिक्स करते हैं। जैसे आपने प्रेशर, अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाए गैस का, चार्ल्स लॉ में देखा, जब बढ़ाए तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो अगर आपको वॉल्यूम मेंटेन करना है तो प्रेशर को रिलीज करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि अब जैसे अब इसके अंदर गैस भरी हुई है, कोई भी गैस भरी हुई है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो अब आप
अगर वॉल्यूम को फिक्स करना चाह रहे हैं तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपने बेल्स, चार्ल्स, गैलुसाक तीनों लॉ पढ़ा तो वहाँ से तीनों है, तो उसके रिलेशनशिप को आप ध्यान से देखिए। तो यही है V प्रोपोर्शनल N। तो अब अगर इसको चेंज करें तो V इक्वल टू द क्या हो जाएगा, Kn। इसको कर दीजिए K4, जहाँ पर K4 क्या है, अवोगाद्रो लॉ कांस्टेंट है। और N क्या है, अमाउंट है, जिसको मोल्स में रिप्रेजेंट हम करेंगे, ठीक है। तो N क्या है, मोल्स है, और मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास, जिसको हम लोग स्मॉल m बाई कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मास अपान मोलर मास। तो अब V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब V इक्वल टू हो जाएगा K4 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, हो जाएगा ना। वहाँ से N के जगह पे स्मॉल m अपॉन कैपिटल M अगर रख दें तो कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कैपिटल M को इधर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, K4 स्मॉल m अपॉन V हो जाएगा, हो जाएगा। तो मास अगर निकालना है, क्या मोलर मास निकालना है, तो मास अपॉन वॉल्यूम करना पड़ेगा। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम क्या है, ये डेंसिटी होती है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैपिटल M इक्वल टू K4 इंटू D, जहाँ पर D क्या है, डेंसिटी है। ये मिल गया आपको अवोगाद्रो लॉ। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं आइडियल गैस लॉ, ठीक है। सो प्लीज राइट डाउन आइडियल गैस लॉ। तो देखिए कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा इस चैप्टर में, हमने पढ़ा बेल्स लॉ। बेल्स लॉ में हमने पढ़ा कि V प्रोपोर्शनल P होता है तब जब कांस्टेंट क्या होता है, क्या कांस्टेंट होता है भाई बेल्स लॉ में, बोलो, टेम्परेचर एंड अमाउंट कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा V प्रोपोर्शनल T हैं, तो कांस्टेंट क्या था, P था और N था। गैलुसाक लॉ पढ़ा P प्रोपोर्शनल T, कांस्टेंट हो गया V और N। और अवोगाद्रो में पढ़ा है आपने V प्रोपोर्शनल N, तो कांस्टेंट हो गया P और T। अब आप क्या करिए, इसको छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। इन तीनों लॉ को देखिए, ये तीनों लॉ किसके रिलेशन दिखा रहे हैं, वॉल्यूम का रिलेशन दिखा रहे हैं, विथ प्रेशर, विथ टेम्परेचर, विथ अमाउंट, है ना। अब तीनों को एक साथ मिला दीजिए, तो क्या क्या लिखा है आपने, V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन P लिखा है, V प्रोपोर्शनल T लिखा है, और V प्रोपोर्शनल N लिखा है। तो तीनों को जब मिला देंगे आप तो क्या बनेगा भाई, V प्रोपोर्शनल N T अपॉन P, तीनों को मिला दीजिए, देखिए। तो V प्रोपोर्शनल, ये N और T ऊपर रहेंगे, तो N T इंटू 1 अपॉन P, N लिखेंगे, N लिखेंगे, नहीं देख रहे हो, V प्रोपोर्शनल N T इंटू 1 अपॉन P, तो इसको हमने यहाँ P कर दिया। तो V इक्वल टू दी K N T अपॉन P होगा ना। तो K मत यूज करो, हर बार K यूज कर रहे हो, इस बार R यूज कर लो। क्या यूज कर लो, कैपिटल R, जहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट।
और कैसा गैस कांस्टेंट? आइडियल गैस कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग आइडियल पढ़ रहे हैं, तो आइडियल गैस कांस्टेंट है। तो अगर P को इधर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? PV हो जाएगा इक्वल टू दी RNT। थोड़ा और अच्छे से लिख दो, PV इक्वल टू दी NRT लिख सकते हैं। यही है आइडियल गैस ला, PV इक्वल टू दी NRT। तो R इक्वल टू दी क्या हो जाएगा भाई? R इक्वल टू दी क्या हो जाएगा बताइए? PV अपॉन NT हो जाएगा। PV अपॉन NT, ये P है, PV अपॉन NT। तो यहाँ से हम लोग किसी भी गैस के लिए गैस कांस्टेंट R का वैल्यू निकाल सकते हैं। R समझ गया क्या है? R इज द आइडियल गैस कांस्टेंट विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला PV अपॉन NT, जहाँ P क्या है? प्रेशर है, V क्या है? टेम्परेचर वॉल्यूम है, N अमाउंट है और T टेम्परेचर है। तो किसी भी गैस को किसी भी फिक्स जगह पर रखे हैं तो उस समय R कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, यही आइडियल गैस कांस्टेंट है। इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। दिस R इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R एंड K नो, K की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। सो इस फार्मूले से हम लोग R को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग R के लिए रखिए P का वैल्यू, P माने प्रेशर, तो प्रेशर को उस समय हम क्या ले लें? प्रेशर को ले लेते हैं 10⁵ पास्कल। तो R इक्वल टू दी 10⁵ PA, ये पास्कल हो गया। V लिख दीजिए वॉल्यूम, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.7 होता है। तो यहाँ पर रख देंगे 22.7, ये वॉल्यूम है, लीटर होता है। और फिर N क्या है? मोल है, और मोल की जगह रख देंगे 1 इंटू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर 273.15, कल का याद है लास्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोगों ने एब्सोल्यूट जीरो को ये लिखा था। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो R की वैल्यू आ जाती है 8.314, 8.314 पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स। इनके यूनिट को रख देंगे हम, ये केल्विन में है, ये मीटर क्यूब में है, और ये पास्कल है। तो पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स, पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स, ये आ जाएगा R की वैल्यू। वन मोल गैस लिए हैं, N की जगह पे हमने 1 रख लिया, 1 मोल गैस का निकाल लिए। हाँ, ये 1 मोल न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिए ना, तो 1 मोल ले लिए, तो 1 की उसकी जगह पे N की जगह 1 रख लिए, और T की जगह टेम्परेचर, तो मल्टीप्लाई कर लिए। अब अगर आप एक इसको फॉर्म चेंज करिए थोड़ा सा, PV को NRT को बदल दीजिए PV अपॉन T में। चलिए मिटाते हैं यहाँ पे, PV अपॉन NRT को कर लीजिए PV अपॉन T में, PV अपॉन T। तो क्या क्या बचेगा? बचेगा N और R, है ना। तो N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम 1 मान लें, ठीक है। तो अगर दो अलग अलग कंडीशन लें, ये PV अपॉन यहाँ पे क्या था? T था। अगर दो अलग अलग 3 अलग अलग टेम्परेचर ले लें, मान लो कि एक T1 पे, T2 पे, T3 पे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू दी NR, होगा ना, क्योंकि N 1 मोल है और R गैस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू तो हमेशा इतनी आएगी क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो उतना हो जाएगा। अगर हम दूसरा टेम्परेचर ले लें तो उस समय वॉल्यूम होगा P2 और होगा प्रेशर होगा P2, वॉल्यूम होगा V2 और टेम्परेचर होगा T2, फिर हो जाएगा NR।
तो जब ये बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे। इसका मतलब क्या निकला कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू दी P2 V2 अपॉन T2। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? बोलो भाई। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू दी P2 V2 अपॉन T2। इसको हम लोग कहेंगे कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ। दिस इज नोन एज द कंबाइंड गैस लॉ। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको रिवाइज कराते हैं। और इसमें देखिए आइडियल गैस लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको मैंने बैल्स लॉ बताया था। बैल्स लॉ क्या है? V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन P। चार्ल्स लॉ V प्रोपोर्शनल T। और अवोगाद्रो लॉ V प्रोपोर्शनल N। All three law are based upon the volume relationship with pressure, temperature and amount. So when we mix these three law, so we find that V proportional NT upon P. To finalize the proportional, we use the proportionality constant. In this case, we use the capital R. This is the gas constant, ideal gas constant, capital R. And by the converting the formula, we have to find the PV equal to the nRT. To calculate the R, we can change the formula in this form, R equal to the PV upon NT. Now we can use the value of P, normal value P, V and NT to find the value of R. So P 10 to the power 5 Pascal. V, we have to use the 1 mole, volume of the 1 mole amount is the 22.7 liter. So meter cube we can use, and N is the 1 mole and temperature is the 273.15. And when we calculate all these things, we can find the value of the R. Now we can change the formula like this: PV upon T in the form of PV upon T. Means we use the variable one side and constant to one side or another side. So PVT is the variables, its value will be changed, but N and R value are the same. So here we separate the variable and constant. Then constant is the NR. So we take the two different condition. At the condition 1, let us suppose that pressure is P1, then volume will be V1 and temperature will be T1. In this case, the constant is the NR. This value will be constant. To another case, we use the P2, V2 and T2. In this case also constant will be NR. If this NR is equal, then this will be also equal. So we have to find that P1 V1 upon T1 equal to P2 V2 upon T2. This formula is known as combined gas law, and we have to finalize the ideal gas law. So for you, please make the proper notes and clear study about the Bell's law, Charles law, Avogadro law, Gay-Lussac law, and then finalize the ideal gas law. Next topic will be discussed in the next class. Okay, thank you.